ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पेंशनर्स को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी राजनैतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वे समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि ये पेंशन भोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। पेंशनर्स हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स विभिन्न राज्यों में रहते हैं और वे अपने उम्र, खराब स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह आवश्यक है कि इस बार के वार्षिक बजट में पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ताकि इन पेंशनर्स को राहत मिल सके। खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति। खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होते हैं। सेवा में रहते हुए वे अपना योगदान सरकार को तो देते ही हैं, रिटायर होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देते हैं। अन्य देशों की लोकतांत्रिक सरकारें पेंशनर्स के लिए कई कल्याणकारी उपाय करती हैं, लेकिन भारत की सरकार को पेंशनभोगियों की कोई चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस बार के बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर विचार करते हुए उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में पेंशनर्स की दुर्दशा। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे पेंशनर्स की कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स कई विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद लेते हैं, जिसमें अच्छी मासिक पेंशन भी शामिल है। यह सही समय है कि गरीब ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। पेंशनर्स के कल्याण के लिए आवश्यक कदम। बजट में विशेष प्रावधान। सरकार को इस बार के बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान और फंड का आवंटन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पेंशन। पेंशन की राशि को उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त करना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा। पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए ताकि वे समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। 9,000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। पेंशन भोगी अपनी गरिमा, हक को पाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि ये जब तक हमें 9,000 पेंशन प्लस दा नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे। अभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान को लेकर लोकसभा से आई बड़ी खबर। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान लागू करने में देरी का क्या कारण है? कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल पाएगी? इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगी
पेंशन की गणना को लेकर असमंजस में है तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? पेंशन की गणना किस तरीके से की जाएगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस लेख द्वारा मिलने वाले हैं, क्योंकि आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री से इन सब बातों को लेकर प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार से क्या प्रश्न पूछा गया और उसका क्या उत्तर मिला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में देरी का कारण। लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्णन ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो इसके संबंधी ब्यौरा क्या है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 नवंबर 2022 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ द्वारा पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान। इसके बाद सांसद श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया गया है और पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है, जिसमें यथानुपात प्रोराटा पेंशन गणना का प्रावधान है। पेंशन निधि में पड़ी राशि का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए। तत्पश्चात श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदार कानूनी उत्तराधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वेतन के समानुपात में पेंशन के भुगतान हेतु इस राशि का उपयोग करने पर विचार करेगी? इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 1995 के तहत पेंशन फंड एक साझा फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है। ईपीएस 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आहरण लाभ या पेंशन के लिए पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान में उपलब्ध बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि घाटे में है।